अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। अभी मैं जो आप लोगों के साथ क्लिप शेयर कर रही थी वो 31 दिसंबर की रात 10 बजे के थे, जब तकरीबन तमाम रेस्टोरेंट्स हमारे एरिया में बंद करवा दिए गए थे। मैं पहले भी अपनी वीडियो में आई थिंक बता चुकी हूँ कि मेरे घर के नीचे ही कराची की एक फेमस फूड स्ट्रीट मौजूद है। तकरीबन सारी रात ही यहाँ रेस्टोरेंट्स खुले होते हैं और काफ़ी रश रहता है, और इसीलिए हमेशा ट्रैफिक का शोर आपको वीडियोस में सुनाई देता होगा बैकग्राउंड में। ये तमाम जो पाबंदियाँ वगैरह लगाई जाती हैं वो शायद सिर्फ इसीलिए कि जो कुछ लोग, बहुत कम परसेंटेज है कुछ लोगों की, मतलब वो हवाई फायरिंग करते हैं। आप आतिशबाजी कर कर भी इंजॉय कर सकते हैं, बट वो जो हवाई फायरिंग करते हैं, आई डोंट नो उन्हें क्या सेटिस्फेक्शन मिलती है। थोड़ी सी खुशी के लिए क्यों हम किसी की जान को खतरे में डालें। बट जैसे ही रात के 12 बजे थे, हर गली में से पटाखों की आवाज़ें आना शुरू हो गई थी, और मैं जब बालकनी में गई और जिस तरफ देख रही थी, हर तरफ से आतिशबाजी नज़र आ रही थी। और तकरीबन 1 डेढ़ घंटे तक इस तरह की आवाज़ें हर तरफ से आ रही थी। नीचे मेन रोड पर भी वैसे हर साल की जाती है आतिशबाज़ी, बट इस दफ़ा जब सब कुछ बंद करवा दिया गया था, तो इतनी ज़्यादा आतिशबाज़ी नहीं थी, बट कुछ लोगों ने फिर भी ट्राई किया था। लेकिन थोड़ी ही देर में पुलिस की मोबाइल को देखकर वो भी भाग गए थे। अल्लाह पाक से बस यही दुआ है कि इस नए साल में अल्लाह पाक अपना बहुत करम करें और कोविड की इस वबा से अब हमारी जान छूट जाए और हम सब एक नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ जाएं, क्योंकि जैसे ही कुछ नॉर्मलाइज होने शुरू होता है तो सुनाई देता है कि फिर एक न्यू वेव आ रही है और फिर लॉकडाउन और ऑनलाइन क्लासेस। बहुत अजीब सी लाइफ हो गई है। बस अल्लाह पाक अब हम सबको इससे आसानी दे दे। नेक्स्ट मॉर्निंग नाश्ता करने के बाद मैंने किचन की सफाई का काम शुरू कर दिया था, और नाश्ते की मैं क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों को अपना नाश्ता दिखा चुकी हूँ और अब आप लोग शायद बोर हो जाएंगे। इस वजह से मैंने आज नाश्ते की कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं की है। वही सिंपल सा मैंने आज रोटी, बेटे के लिए पराठा बनाया था और ऑमलेट वगैरह सबके लिए बना लिए थे। नाश्ता करने के बाद हस्बैंड जा चुके थे और बेटा भी आज सुबह जल्दी ही चला गया था। यूजुअली वो दोपहर में आ जाता है और लंच घर पर करता है, बट आज वो कह कर गया था कि इशा हो जाएगी उसे आते हुए। हस्बैंड ने भी कह दिया था कि आज इस तरफ का रूट नहीं है तो वो घर की तरफ नहीं आएंगे लंच के लिए, तो तुम लोग अपना देख लेना। इसका मतलब है मैं और मेरी बेटी घर पर अकेले थे, और जिस दिन हम दोनों होते हैं सिर्फ लंच पर, उस दिन होती है लंच की छुट्टी, मतलब नो कुकिंग फॉर लंच। तो हम दोनों खाते हैं उस दिन नौर का चटपटा नूडल्स। जी हाँ, मैं अपनी बेटी के साथ नौर चटपटा नूडल्स ही खा लेती हूँ और वो भी वही बनाती है। मैं ये आप लोगों को अपना स्टोव का बर्नर दिखाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ये बर्नर एकदम जैम हो चुका है और ये बर्नर मुझे अब मार्केट में नहीं मिल रहा है। इससे पहले भी मेरे पास स्काई फ्लेम का ही ओवन था और वो तकरीबन मैंने 20 साल इस्तेमाल किया है। इतनी अच्छी क्वालिटी का था, बस पुराना हो गया था और मैंने बेवकूफ़ी करके उसे सेल कर दिया था और न्यू परचेज़ किया था। और न्यू मैंने और कोई मार्केट में रिसर्च नहीं की और सीधा जाकर स्काई फ्लेम का ही परचेज़ कर लिया। और आई थिंक ये उन्होंने मुझे डिफेक्टेड पीस दे दिया था। कुछ ही दिनों में इसके जो बर्नर के नॉब्स थे उसने काम करना बंद कर दिया था। वारंटी थी, इन्हें कॉल कर कर जब बुलाया गया तो जो आए थे साहब, उनके बैग में पुराने बर्नर के नॉब्स पड़े हुए थे, उन्होंने वही लगा दिए जो कि इस मॉडल के साथ मैच भी नहीं कर रहे। और वो ये कह कर गए थे कि मैं कल आऊँगा, मैं परसों आऊँगा, करते करते 1 हफ्ता निकल गया और फिर मैं समझ गई कि अब ये वापस आने वाले नहीं हैं। इसके अलावा ये जो बर्नर्स हैं ये बिल्कुल ख़राब होते जा रहे हैं, और जैसे ही हम फ्लेम ऑन करते हैं तो ये ऊपर से क्रैक्स पड़ने लगे हैं इसके प्लेट्स के ऊपर। और जो इसकी रिंग्स हैं जिसे हम वॉश करने के लिए सेपरेट कर लिया करते थे, ये अब सेपरेट नहीं होती हैं और गैस की लीकेज नीचे की तरफ से भी होती है। तो हस्बैंड हमेशा मुझे कहते रहते हैं कि थोड़ा ध्यान रख के काम किया करो। बट मैं बहुत ज़्यादा इस दफ़ा डिसअपॉइंट हुई हूँ स्काई फ्लेम के वन के। या तो स्काई फ्लेम वालों की क्वालिटी गिर गई है, या फिर हमने किसी गलत बंदे से परचेज़ कर लिया और उसने अपना डिफेक्टेड पीस हमारे हवाले कर दिया था। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आज मेरी कुकिंग की छुट्टी, तो मैंने बेटी से यही कहा था कि भई चटपटा नूडल्स बनाकर हम लंच कर लेंगे। बट आज बेटी का अपना ही कुकिंग का कुछ मूड था। उसने कहा कि भई मैं तो आज मैकरोनी बना रही हूँ। तो मैंने उससे कह दिया था कि मेरे लिए भी फिर वही एक्स्ट्रा बना देना। उसने मुझे वार्न भी किया था कि मम्मा ये आपके टेस्ट के मुताबिक नहीं होगा जैसा मैं बनाऊँगी।
बट मैंने उससे कह दिया था कि आज वो जैसा भी बनाएगी मैं उसके साथ यही शेयर करूँगी। तो उसने एल्बो मैकरोनी का पैकेट घर में मौजूद था, वो बॉयल कर लिया था और अब वो बाकी की प्रिपरेशंस कर रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा-सा रिकॉर्ड कर लूँ। इवन उसे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है जब भी मैं मोबाइल लेकर उसके पास खड़ी हो जाती हूँ, मम्मा मेरा हाथ नहीं चलेगा, मम्मा मुझसे काम नहीं होता है, आप प्लीज़ कैमरा हटा दें। बट आहिस्ते-आहिस्ते थोड़ा-सा यूज़्ड टू होती जा रही है। पहले तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती थी। आई मीन मैं अगर वो सिंपल निटिंग भी कर रही है और अगर मैं उसके पास मोबाइल लेकर खड़ी हो जाऊँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती थी और उसकी नॉट्स हमेशा गड़बड़ कर जाती थी, जो उसे मेरे कैमरा बंद करने के बाद दोबारा खोलनी पड़ती थी। आज वो टिकटॉक स्टाइल कुछ एल्बो मैक्रोनी के साथ कर रही थी, मतलब उसने मैक्रोनीज़ तो बॉयल कर कर रख दी थी। इसके अलावा वेजीज़ कट कर रही थी, जिसमें इसने स्प्रिंग अनियन लिया है, नॉर्मल जो हम अनियन यूज़ करते हैं वो लिया हुआ था, उसे स्लाइस कट कर लिया था, स्प्रिंग अनियन को चॉप कर लिया था। गार्लिक लिया है बहुत सारा, उसे भी चॉप किया है और टमाटर लिए हैं बहुत सारे और टमाटरों को उसको चंक्स ही रखने हैं मैक्रोनी के अंदर। वो जो चारी मतलब इसने जो रेसिपी को फॉलो किया है ना, उसके अंदर चेरी टोमेटोज़ यूज़ होते हैं और हमारे पास चेरी टोमेटोज़ तो है नहीं, तो उसने ये बड़े साइज़ के टोमेटोज़ को लिए हैं और हर टमाटर को तकरीबन 4 टुकड़ों में कट कर लिया था। मैं मुस्तकिल इससे यही कह रही थी कि बेटा या तो पेस्ट बना लो, मेरे मुँह में आएँगे क्योंकि मुझे टमाटर नहीं पसंद है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि क्या सिचुएशन होगी। यूजुअली मदर्स कुक कर रही होती हैं और बच्चे नखरे दिखा रहे होते हैं और ये जब कुक कर रही थी, तो मैं इसके बराबर में खड़े होकर नखरे दिखा रही थी कि ये मैं नहीं खाऊँगी या ये मत ऐड करना। बस इस तरह से हमारा बहुत अच्छा टाइम गुज़रा अल्हम्दुलिल्लाह, हम दोनों बहुत अच्छा टाइम एक साथ स्पेंड कर लेते हैं। इस मैकरोनी में किसी किस्म की कोई चिकन, कोई कीमा, कोई मीट किसी किस्म का कुछ सही ऐड में। नहीं होने वाला था। तो उसने पैन में ऑयल ऐड किया था, उसके अंदर इसने गार्लिक ऐड करने के बाद कुछ देर के लिए सौते किया है। बहुत थोड़े ऑयल में इसने गार्लिक को सौते किया था और इसके बाद इसके अंदर इसने तमाम वेजीज़ जो थी, इसने जो प्याज़ और हरी प्याज़ कट कर कर रखी हुई थी, वो इसमें ऐड कर दी थी। प्याज को इतनी देर इसने सौते किया था कि जब तक वो थोड़ी-सी सॉफ्ट हो गई थी या ट्रांसल्यूसेंट होने लगी थी, कलर चेंज नहीं करना था, बट उसका थोड़ा-सा जो कच्चापन है उसको रिमूव किया। जैसे ही प्याज थोड़ी सॉफ्ट होने लगी थी, उसने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए थे, जो कि 4-4 पीसेज़ में कट किए हुए हैं और मैं ऐसे मुस्तकिल कह रही थी कि कम से कम 8 पीसेज़ में कट कर लो ताकि थोड़ा जल्दी सॉफ्ट हो जाए। मतलब मैं उसके सर पर खड़ी हुई थी और उसे मुस्तकिल डिस्टर्ब कर रही थी। टमाटर ऐड करने के बाद कुछ देर के लिए उसने सौते किया था और मैं कह रही थी कि कवर कर कर कुछ देर के लिए छोड़ दो ताकि टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। तो उसने कुछ देर के लिए टमाटरों को कवर कर कर छोड़ दिया था और जब टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए थे और मशी होने लगे थे, तब लिड हटाकर हमने उसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली थी और स्पैचुला की हेल्प से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा था ये काम उसे, तो फिर मैंने उसे बताया था कि तुम कोई स्पून ले लो जिसकी वजह से ईज़िली टमाटर जो हैं वो मैश हो जाएँ। साथ ही इसकी भुनाई करने के लिए इसके अंदर इसने पानी की जगह पर मैक्रोनी जिस पानी में बॉईल की थी वो इसने फेंका नहीं था और वो सेपरेट रख लिया था। तो उसके अंदर से ये थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड कर रही थी, मतलब वो मैक्रोनी जिस पानी में बॉईल की गई थी वही इसके अंदर ऐड कर कर और इसके मसाले को तैयार कर रही थी। जब टमाटर ऑलमोस्ट मैश हो गए थे, तकरीबन 75% मैश हो गए थे, तब इसके अंदर 2 टेबल स्पून टोमेटो पेस्ट जो प्योरे बाज़ार से मिलती है कैन वाली, वो ऐड की थी, जिसकी वज़ह से इसके अंदर बहुत अच्छा सा कलर ऐड हो गया था। इसके बाद सीज़निंग के लिए इसने इसमें ऐड किया है नमक, ब्लैक पेपर पाउडर, क्रश की जाती है ब्लैक पेपर जब फ्रेशली, तब उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही थोड़ी-सी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की थी और फ्लेवरिंग के लिए पेरी-पेरी मसाला भी इसने ऐड किया था और तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। स्पाइसेस को मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर इसने ऐड किया है तकरीबन 2 टेबल स्पून तक टेट्रा पैक वाली क्रीम और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और अब इसके अंदर ऐड किया था बॉइल्ड मैकरोनी। इसका मूड था इसी स्टेज पर इसके अंदर चीज़ ऐड करने का, बट मुझे चीज़ का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था, तो मैंने इसे यही कहा था कि पहले पास्ता मिक्स कर दो और इसके बाद हम इसमें चीज़ ऐड कर लेना, पहले मेरे लिए सेपरेट कर लो, इसके बाद चीज़ ऐड कर देना। तो सॉस रेडी करने के लिए उसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए वही मैकरोनी वाला पानी ऐड किया था। थोड़ा-सा उसमें बॉयल आ गया, तब उसमें जितना भी बॉइल्ड मैकरोनी थी वो ऐड कर दी गई थी और अच्छी तरह से इसे मिक्स करने के बाद सबसे पहला काम मैंने अपने लिए थोड़ा-सा सेपरेट कर लिया था।
और इसके बाद इसने इसके अंदर चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ के छोटे-छोटे से क्यूब्स कट कर कर ऐड कर दिए थे। उसने मना किया था श्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ़ क्यूब्स में कट किया और वो इसमें ऐड कर दिया। तो मतलब इस तरह से थ्रेड्स थोड़े ज़्यादा बनते हैं। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद वाक़ई इसमें थ्रेड्स बहुत ज़्यादा बन रहे थे। तो इसने अपने लिए निकाल लिया था और हम दोनों के प्लेट्स बिल्कुल रेडी थे। डिश आउट करने के बाद हम दोनों ने अपनी-अपनी प्लेट में अपने फ्लेवर्स के हिसाब से थोड़ी मज़ीद चीज़ें ऐड कर दी थी। बेटी ने अपनी प्लेट के ऊपर पेरी-पेरी मसाला और थोड़ा मज़ीद इसमें इटालियन मिक्स्ड हर्ब ऐड किया था और मैंने अपनी प्लेट में बिल्कुल भी इसे मना कर दिया था कि मिक्स्ड हर्ब ऐड मत करना। मैंने अपनी प्लेट में थोड़ा-सा थाई स्वीट चिली सॉस जो होता है वो ऊपर से ड्रिज़ल कर दिया था और फिर हम अपने पास्ता को एन्जॉय कर रहे थे और साथ ही हमने लैपटॉप के ऊपर वीडियोज़ लगा ली थी। हम मिलकर के-पॉप बैंड बीटीएस की रैंडम वीडियोस देख रहे थे। 저는 그 말만 기억했어요. 혹시 대화가 안 통한다면 끝말만 따라하세요. 그래서 you like 이래서 like 그래서 बहुत आराम करने के बाद आखिरकार शाम में मुझे एहसास हो गया था कि अब डिनर के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ पका ही लेना चाहिए। तो मैंने कीमा निकाल लिया था और मैं इसे पहले कुछ देर के लिए मैरिनेट करके रख रही थी। यूजुअली मैं इस तरह से जब भी कीमा वगैरह तैयार करती हूँ तो मैं सुबह ही मैरिनेट कर कर फ्रिज में रख देती हूँ और मगरिब के बाद तकरीबन स्लो फ्लेम के ऊपर मैं कुकिंग कर लेती हूँ। बट आज आप लोगों ने देख ही लिया कि सुबह से मेरा कोई काम का मूड नहीं था। मैंने कुछ भी नहीं किया था, तो मैंने शाम ही में कीमा निकाला था और इसे थॉ करने के बाद इसे आई थिंक 30 टू 45 मिनट्स के लिए मैंने सिर्फ मैरिनेट कर कर रखा था। आधा किलो कीमा था और इसके अंदर मैंने ऐड किया था 1 चाय का चम्मच भरकर लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच भरकर अदरक का पेस्ट और तकरीबन 1-1 खाने का चम्मच पहले मैंने भरकर इसमें शान का तिक्का मसाला और शान का बिहारी कबाब मसाला ऐड किया था। और इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल भी ऐड कर दिया। साथ ही इसके अंदर 2 कप भरकर तली हुई प्याज़ जो बाज़ार से रेडीमेड मिलती है वो ऐड की है और 1 पाव मैंने दही ऐड किया है। तमाम चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। कीमा बारीक वाला नहीं है, ये थोड़ा-सा मोटा वाला कीमा था। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और तिक्का मसाला प्लीज़ यही वाला लीजिएगा जिसमें सिर्फ़ तिक्का मसाला लिखा हुआ होता है। यकीन मानें आप इस तरह से ये कीमा बनाकर ट्राई कीजिएगा, आप वहीद के फ्राई कबाब को भूल जाएँगे। मुझे मिक्स करते हुए लग रहा था कि स्पाइसेस थोड़े से कम हैं, तो मैंने मज़ीद इसके अंदर आधा-आधा खाने का चम्मच भरकर अ, दोबारा से तिक्का मसाला और बिहारी कबाब मसाला ऐड कर दिया था और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने कवर कर कर तकरीबन 30-45 मिनट के लिए इसे ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर ही छोड़ दिया था क्योंकि ठंडा मौसम है, मैंने फ्रिज में नहीं रखा था। कुछ देर के रेस्ट के बाद मैंने दोबारा से इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लिया था और इतना मैरिनेट भी इसके लिए बहुत इनफ होता है क्योंकि मैंने यूज़ किया है बिहारी कबाब का मसाला और तिक्का मसाला और ये दोनों मसाले कीमे के लिए नहीं है, ये दोनों बीफ के लिए यूज़ होते हैं। तो इसके अंदर टेंडराइज़र इतना स्ट्रॉन्ग मौजूद होता है जो कि गोश्त को गला सके प्रॉपर और हमने ऑलरेडी इसमें कीमा यूज़ किया है तो वो बहुत जल्दी इसको गला लेता है। मैंने इसे ऑयल में ही कुक किया था बट अगर इसे घी में किया जाए या फिर थोड़ा-सा उसके अंदर बटर ऐड कर दिया जाए तो बिल्कुल जो बाज़ार वाला आपको फ्राई कबाब की खुशबू होती है, वही अरोमा आपको घर के इस कीमे में आएगा। फ़िलहाल मैंने इसके अंदर तकरीबन आई थिंक 1/3 कप तक तेल डाला था अंदाज़े से और जैसे ही तेल थोड़ा गर्म होने लगा था तो मैंने इसके अंदर कीमा डाल दिया था। जस्ट आई थिंक 1 मिनट के लिए मैंने इसे स्टिर फ्राई किया होगा और इसके बाद कवर कर कर लो फ्लेम के ऊपर कुक होने के लिए छोड़ दिया। इस तरह की रेसिपीज़ यूजुअली जो हम गैस की लोड शेडिंग या फिर गैस के लो प्रेशर की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो इस तरह की रेसिपीज़ मुझे ऐसे टाइम पर भी बहुत ईज़ी लगती हैं और खाना भी बहुत मज़ेदार बन जाता है। मतलब आप लो प्रेशर पे भी घर वालों को बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा खाना खिला सकते हैं। कीमा जब तक रेडी हो रहा था तो मैंने इसके साथ सर्व करने के लिए कुछ लवाज़मात कट कर लिए थे और मैं किचन में ही मौजूद थी क्योंकि प्रेशर गैस का थोड़ा-सा अप एंड डाउन हो रहा था तो थोड़ा ध्यान रखना था। तो जब तक मैंने थोड़ा-सा अदरक ले लिया था, उसकी मैंने जुलियन कट कर लिया है, हरे धनिये को फाइन चॉप कर लिया था। इसके अलावा मैंने हरी मिर्च ली है, मैंने बड़ी वाली जर्मन मिर्च ली थी और उसकी मैंने स्लाइसेस कट कर ली थी।
वो भी साथ में सर्व करने के लिए। और इसके अलावा सैलेड के लिए मैंने आज प्याज और गाजर ले लिया था। जब तक मेरा बेटा आ चुका था, वो यही कह रहा था कि मम्मा इसके साथ गाजर कौन खाता है। वेजीज़ कट करते-करते मैंने 1-2 बार कीमे कीमे में स्पून चला लिया था कि ऐसा ना हो कि कहीं वो नीचे से लग रहा हो। लेकिन उसके अंदर काफ़ी सारा मॉइस्चर मौजूद था, क्योंकि हमने तकरीबन 1 पाव इसके अंदर दही ऐड किया हुआ है, और दही भी अपना पानी रिलीज़ करता है कुक होते हुए, और कीमे ने भी अपना मॉइस्चर रिलीज़ किया था। इस वजह से काफ़ी सारा इसके अंदर पानी मौजूद था। तो स्लो फ्लेम के ऊपर बस उसे कीमे को कुक होने के लिए छोड़ दिया था। आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त कीमा तैयार हुआ है, बिल्कुल स्मूथ हो रहा है, ऑयल थोड़ा सेपरेट होना शुरू हो गया था। और अगर इसे घी या मक्खन के साथ बनाया जाए तो बहुत ज़बरदस्त बनता है। बाहर वाले उमूमन इसे सीखों के ऊपर धागा कबाब बनाते हैं, और इसके बाद उसका धागा रिमूव कर कर तमाम कबाब को एक पैन में डाल देते हैं, और बहुत सारा घी और मक्खन डालने के बाद उसे अच्छी तरह से फ्राई किया जाता है। जब कीमा ऑलमोस्ट डन होने लगा था, तब मैंने दूसरे फ्लेम के ऊपर कोयले का एक पीस जलाने के लिए रख दिया था, ताकि मैं एंड में इसे कोयले का स्मोक दे दूं, जिससे बिल्कुल ही बाजार वाले फ्राई कबाब का फ्लेवर आ जाए। तो मैंने कीमा तकरीबन कुछ देर, अब जब मुझे लग रहा था कि मॉइस्चर खत्म होने वाला है, तो मैंने कुछ देर के लिए लिड हटाकर इसे अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लिया था। और जब कीमा बिल्कुल तैयार हो गया था और ऑयल ऑलमोस्ट सेपरेट होना शुरू हो गया था, तब मैंने इसके ऊपर स्टील का एक छोटा-सा बोल रख दिया था। प्याज़ का टुकड़ा भी रखा जा सकता है, कुछ लोग ब्रेड स्लाइस भी रख देते हैं, या कोई रोटी का टुकड़ा घर में बचा बचा हुआ मौजूद हो, तो वो सेंटर में रख दें। चूल्हा इस वक़्त बिल्कुल बंद है, और सेंटर में मैं स्टील का बोल ही रखती हूँ हमेशा, और उसके ऊपर मैंने जलता हुआ जो कोयला था, वो रख दिया था, और उसके ऊपर फ्यू ड्रॉप्स ऑयल के रखने के बाद लिड से कवर कर दें, ताकि जितना भी उसका कोयले का स्मोक है वो उसके अंदर सील हो जाए, और बहुत अच्छे से कोयले की खुशबू खाने में आ जाती है। मैंने सिर्फ 30 सेकंड या 45 सेकंड के लिए ही ढक्कन ढका था, और फ़ौरन से खोल लिया था, क्योंकि ज़्यादा स्मोक से हस्बैंड को थोड़ी एसिडिटी का इशू हो जाता है। लेकिन जैसे ही मैंने प्याली इसकी बाहर निकाल ली थी, दोबारा से फ़ौरन कवर कर दिया था कि जो स्मोक इसके अंदर है, कम से कम वो अच्छी तरह से कीमे के अंदर रच बस जाए। तकरीबन आधे घंटे के बाद मैंने लिड हटाकर ऊपर से बारीक कटी हुई अदरक और हरा धनिया स्प्रिंकल कर दिया था, और दोबारा से कवर कर कर इसे छोड़ दिया था। आज की मेरी कुकिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी थी। आज बहुत कम कुकिंग की थी। बहुत अच्छा दिन गुज़रा अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैंने कवर कर कर छोड़ दिया था पैन को, और जब रात में हस्बैंड आए थे, तो मैंने स्लो फ्लेम के ऊपर ही इसे गरम कर लिया था। और डिश आउट करने के बाद मज़ीद ऊपर से थोड़ा-सा हरा धनिया, बारीक कटी हुई अदरक और अ, हरी मिर्च के स्लाइसेस मैंने ऊपर से गार्निश कर दिए थे। बहुत मज़ेदार सा डिनर रेडी हो गया था, और सबने खूब एन्जॉय किया था। जब आप कुछ बनाएँ और फैमिली मेंबर्स बहुत खुश होकर वो खाना खाते हैं, तो यकीन मानें सारी थकन दूर हो जाती है। तो आज मेरा दिन बहुत अच्छा गुज़र गया था अल्हम्दुलिल्लाह, और आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह जल्द दूसरी वीडियो के साथ मिलूँगी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।